एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11 के नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले एक हमारे पास वर्ड आ जाता है जो हमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक में सीखना है, दैट इज मैकेनिक्स। दैट इज मैकेनिक्स। ओके, दैट इज मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? अब आपको पता है, ये मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, साइंस की नहीं, ब्रांच है फिजिक्स की, जो स्टडी करती है अबाउट रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, या वो चल रहा है या वो आप कह सकते हैं कि रेस्ट पे है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तब उसको हम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिक्स का नाम दे देते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन की और रेस्ट की। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव कर रहा है नेचर में, तो हम उसे मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे अगर हम चलते हैं ना, तो मैकेनिक्स की ना आगे तीन सब ब्रांचेस हैं। तीन सब ब्रांचेस है। अब आप बोलेंगे कि तीन सब ब्रांचेस कौन सी हैं? तो पहले ना हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है ना, वो है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, आप देखिए, जब हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्टैटिक का मतलब तो आई गेस आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है रेस्ट पोजीशन, राइट? इसका मतलब है रेस्ट पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, या आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हम उसे किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं? दैट इज स्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल है कि अगर कोई बुक हमारे पास टेबल पे पड़ी है और वो मूव नहीं कर रही है, या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? तो वो हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट? अब देखिए, अगर अब हम बात करते हैं ना सेकेंड थिंग की, मतलब सेकेंड इसकी सब ब्रांच की, तो सेकेंड ब्रांच है हमारे पास काइनेमैटिक्स। सेकेंड ब्रांच है हमारे पास काइनेमैटिक्स। अब आपने काइनेमैटिक्स का नाम भी बहुत बार सुना होगा, बट अब काइनेमैटिक्स एग्जैक्टली होती क्या है? सॉरी, काइनेमैटिक्स भी सब ब्रांच है फिजिक्स की। मैकेनिक्स, फिजिक्स के अंडर एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंडर एक ब्रांच आती है काइनेमैटिक्स। देखिए, काइनेमैटिक वो ब्रांच है जब आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट आप उस मोशन का कॉज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उस मोशन का कारण कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई कार मूव कर रही है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो कार मूव कर रही है, और अगर आप उसका कॉज, उसका कारण कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप वो किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं या किस ब्रांच के अंदर पढ़ रहे हैं? तो वो ब्रांच का नाम है काइनेमैटिक्स। वो ब्रांच का नाम क्या है? काइनेमैटिक्स। तो ये आगे हमारे पास सेकंड सब ब्रांच। अब हमारे पास थर्ड सब ब्रांच कौन सी है? पहली तो थी स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमैटिक्स, थर्ड है हमारे पास डायनेमिक्स। थर्ड है हमारे पास डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स। अब जब मैंने आपको काइनेमैटिक्स का नाम लिया था, तब मैंने बोला था कि काइनेमैटिक्स में आप मोशन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, बट आप उसका कॉज नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? आप उसका कॉज नहीं पढ़ रहे हैं। कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट आप उसका कारण नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसका कॉज को पता भी नहीं कर रहे हैं। बट डायनेमिक्स में ऐसा नहीं है। डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में तो पढ़ते ही हैं, हम उसका कॉज भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसका कॉज क्या है, उसकी और भी चीजें हम बहुत सारी कंसिडर कर लेते हैं इसमें, जो भी मोशन के अंडर आ जाती हैं। तो हम जब वो कंसिडर करते हैं, तब हम वो किसके अंडर पढ़ते हैं? डायनेमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिख भी देती हूँ, स्टैटिक्स का मतलब है स्टडी एट, सॉरी, स्टडी ऑफ रेस्ट। स्टडी ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके, स्टडी ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम। अब काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स स्टडी ऑफ मोशन,
but without considering the cause, without considering the cause। ओके, ये आ गया हमारे पास काइनेमैटिक्स के अंदर। अब डायनेमिक्स का मतलब क्या है, हम का मोशन को पढ़ तो रहे हैं और हम कॉज को भी डिस्कस करें या कॉज को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो डायनेमैटिक्स, डायनेमैटिक्स नो डायनेमैटिक्स, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हमारे पास है स्टडी ऑफ मोशन, ओके, ऑल्सो कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके, ये आ गया हमारे पास तीनों मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस। मैकेनिक्स किसकी सब ब्रांच है, फिजिक्स की, और मैकेनिक्स की तीन सब ब्रांच, मैकेनिक किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की, और मैकेनिक्स की तीन सब ब्रांचेस है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमैटिक्स। ओके, ये थी हमारे पास तीन सब ब्रांचेस। अब आगे चलते हैं, जब हमने अब ये कर लिया, अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे कि ओके ठीक है, अब बात, आपको पता है कि एग्जैक्टली रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन को कंसिडर कर रहे हैं और या हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, मतलब आप कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ओके, रेस्ट और मोशन, मोशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर कोई चीज मूव कर रही है, राइट, मान लीजिए कोई आदमी है, वो वॉक कर रहा है रोड पर, ठीक है, तो हम उसमें क्या कंसिडर करते हैं? हम बोल रहे हैं ओके, ये जो मैन है ना, वो मूव कर रहा है, मतलब वो वॉक कर रहा है रोड पर, ठीक है, तो हम उसमें क्या कंसिडर करेंगे? अब हमने तो बोल दिया, अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो मैन है वो मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, राइट, ये हमने एग्जैक्टली सिंपल वे में बोल दिया। बट अगर हम फिजिक्स पे जंप करें कि फिजिक्स में हम मोशन को कंसिडर कैसे करेंगे, मतलब मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जब हम मोशन की बात करते हैं, अब मोशन जब हो रहा है तो बहुत सारी चीजें मतलब नेचर के रिस्पेक्टिव में चेंज हो रही हैं, रिस्पेक्टिव में चेंज हो रही हैं। देखिए, अब आप जब मोशन कर रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रहे हैं। अब आप उसमें कोऑर्डिनेट्स भी मतलब कंसिडर करते हैं, आप किस कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, आप एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, आप वाई में कर रहे हैं, आप जेड में कर रहे हैं, जी में कर रहे हैं, या आप तीनों में कर रहे हो, कहाँ मूव कर रहे हो आप? तो ये सब चीजें जब हम मोशन की बात करते हैं, an object is moving with respect to the, you can say, change in time, अगर आप कह सकते हैं with respect to like with respect to time, तो हम उसे with respect to time and position also, okay, पोजिशन भी हम कंसिडर करते हैं और टाइम भी कंसिडर करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अब आप इसका सिंपल एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, कार मूव कर रही है, साइकिल, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, आप खुद मूव कर रहे हैं, कोई भी चीज आप एग्जाम्पल मोशन में ले सकते हैं। बट आपको उसके लिए, मोशन के लिए, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो आपको पोजिशन और टाइम को कंसिडर करना पड़ेगा। विदाउट कंसिडरिंग पोजिशन एंड टाइम, इट्स लाइक इररेलेवेंट टॉपिक और इट्स लाइक इररेलेवेंट थिंग, ओके, तो आपको कंसिडर वो करना ही पड़ेगा। तो अब अगर हम बात करते हैं, चलो जी ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मोशन, बट व्हाट अबाउट नाउ रेस्ट पोजिशन? अगर अब हम बात करें रेस्ट पोजिशन की, तो रेस्ट पोजिशन क्या है? रेस्ट पोजिशन क्या है हमारे पास? अब सेम वही बात है, अगर हमने मोशन के लिए पोजिशन और टाइम को कंसिडर किया, तो अब हम रेस्ट के लिए भी तो कंसिडर करेंगे। अगर आप देख लीजिए, अब कोई बुक है, वो टेबल पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, तो हम सीधा बोल देते हैं कि ओके, ये टेबल पे बुक पड़ी है, इट मीन्स अगर हम फिजिक्स में आ जाते हैं तो ये रेस्ट पोजिशन पे है, राइट, ये है हमारे पास रेस्ट पोजिशन पे। बट अगर हम यहाँ पे अब कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो मूव ही नहीं कर रही है, तो हम टाइम को भी कंसिडर नहीं करेंगे, हम पोजीशन को भी कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम इन चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं, हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन पर है।
तो इट मीन्स वो रेस्ट पोजिशन पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बुक पड़ी है टेबल पर, आपका फोन पड़ा है टेबल पर, लैपटॉप पड़ा है, कुछ भी पड़ा है आपका टेबल पर या कहीं पर भी रेस्ट पोजिशन पे पड़ा है, तो हम उसे रेस्ट कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट मीनिंग है रेस्ट और मोशन के। ठीक है, ये आप लोग जरा अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब आगे ना हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें बहुत कंसिडर करनी है, दैट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अब आप देखेंगे जब आप ये पूरा टॉपिक करेंगे ना, पूरा चैप्टर करेंगे, तो आपको नहीं ये पॉइंट चार्ज बहुत बार या बहुत बार आपको मैं बोल दूं कि बहुत बार आपको समझ में वो आना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में, मतलब समझ में आना चाहिए, नॉट पॉइंट चार्ज, इट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी भी याद, मैं पिछले चैप्टर में ही घूम रही हूँ पॉइंट चार्ज वाले में। ओके, देखिए, सॉरी, ट्वेल्थ के टॉपिक में घूम रही हूँ पॉइंट चार्ज में। ओके, सॉरी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मैं सोच ही रही थी कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में कहाँ कंसिडर करें, पॉइंट चार्ज में कहाँ कंसिडर करें। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ओके, तो अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर हम सीधा पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया, अब आप बोलेंगे कि मैम ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, बट कैसे, क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों है, मैं इसे पॉइंट ही क्यों कंसिडर कर रही हूँ, कुछ और क्यों नहीं मैं कंसिडर कर रही हूँ, और मैं किस बेसिस पे मैं इसे पॉइंट कह रही हूँ, किस बेसिस पे मैं इसे स्क्वायर नहीं कह रही हूँ, किस बेसिस पे मैं इसे सर्कल नहीं कह रही हूँ, रेक्टेंगल नहीं कह रही हूँ, ट्रेपीजियम नहीं कह रही हूँ, रोम्बस नहीं कह रही हूँ, क्यों नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए, हम पॉइंट चार्ज या पॉइंट, जब हम पॉइंट चार्ज भी करते हैं ना, आप लोग 12th ग्रेड में सीखेंगे इस चीज के बारे में, जब हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं ना, तो पॉइंट, अगर देखिए इस पॉइंट को और मैं इस बोर्ड को कंसिडर कर रही हूँ, तो अब अगर मैं दो चीजों का कंपैरिजन कर रही हूँ ना, तो ये बोर्ड काफी बड़ा है इस पॉइंट से, मतलब इस चीज से, मान लीजिए हम इसे पॉइंट भी नहीं बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट से ना, दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा है मेरे पास, ये जो अंदर है, और ये बोर्ड है, दो चीजें पड़ी है मेरे पास। अब मैंने ना इसे पॉइंट बोल दिया, अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसे पॉइंट क्यों बोला, क्यों बोला आपने इसे पॉइंट, मैंने इसे पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि मैं इसे पॉइंट, पॉइंट का मतलब ही होता है सबसे छोटी चीज, राइट, हम छोटी चीज को ही पॉइंट कंसिडर करते हैं, आप बोलते हैं उस पॉइंट पर, राइट। तो जब मैं इस बोर्ड को और इस चीज को कंपेयर कर रही थी ना, तो इन दोनों में से मुझे ये सबसे छोटा दिख रहा था, तो मैंने इसे पॉइंट कंसिडर कर लिया, मैंने कहा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये बिग ऑब्जेक्ट है। ओके, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये बिग ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसे ऐसे डिफाइन कर दिया, मैंने इसे ऐसे डिफाइन कर दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैंने क्या कंसिडर किया इसके कंपैरिजन में। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत मतलब साइंटिफिकली कोई एग्जाम्पल हो गई, अब आप हमें कोई डेली लाइफ की एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि हम ना अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, जब हम एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं ना, जब हम एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम पॉइंट ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है अर्थ को कंसिडर करना, अर्थ तो है ही बहुत बड़ी है। नहीं, अगर हम उसका कंपैरिजन ही ऐसी चीज से कर दें जो उससे भी बड़ी है, तो अर्थ तो पॉइंट चार्ज ही, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हुई। तो हम अर्थ का अगर हम कंपैरिजन सन के साथ कर दे, तो सन के साथ अगर हम उसका कंपैरिजन कर देंगे, तो मतलब क्या है, जो हमारे पास अर्थ है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर हो जाएगी। तो इसीलिए अब जब हम आगे इस चैप्टर को फर्दर डिस्कस करेंगे, नए नए टॉपिक्स आएंगे, तब आप देखेंगे कि मैं बहुत सारी चीजों को ना पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि मैं दो चीजों का कंपैरिजन करके छोटी वाली चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करती हूँ। अब आप बोलेंगे, मैं बोलूंगी, अब आप आगे आगे जब हम करते जाएंगे तो मैं बोलूंगी कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आप दिमाग में बिठा लेना कि मैम बोल रही है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट दो की कंपैरिजन हो रही है। अब ये कंपैरिजन कोई भी, हम वहां कंपैरिजन नहीं करने बैठेंगे, हम सिर्फ अपने दिमाग में बिठाएंगे ओके दैट्स फाइन और दैट्स द पॉइंट ऑब्जेक्ट।
ओके, तो ये मतलब है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिजिक्स चैप्टर, और आपके लिए डेली एग्जाम्पल के लिए भी, वॉट एवर इट इज, आप आगे कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन करते हैं तब भी आपको पॉइंट चार्ज का और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो वहां पर भी हम पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं। उसका भी यही मतलब है, हम दो चार्जेस लेते हैं, जो उन दोनों में से छोटा चार्ज होता है हम उसे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर देते हैं। तो ये था हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कंसिडर करेंगे, और बाय द टाइम आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बिना हेजिटेशन से कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाय द टाइम, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।